रात के लगभग 10 बजे का समय था जब 10 साल के ध्रुव की नींद अचानक टूट गई। वो अपनी बड़ी बहन शाना के साथ छत पर सो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने से एक काला साया उड़ते हुए नीचे चला गया। जब ध्रुव ने नीचे झांक कर देखा तो कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत उसे अपने पास बुला रहे थे। ध्रुव बेहोशी की हालत में उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। उसे जरा भी होश नहीं था कि वो छत से आधा लटका हुआ है और 1 इंच भी और आगे बढ़ते ही गिर जाएगा। तभी उसकी बहन शाना ने उसके पैर पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। शाना ने परेशान होकर कहा, ध्रुव तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हारी नींद में चलने की बीमारी कब ठीक होगी, भगवान जाने। ध्रुव को बचाने के बाद शाना ने महसूस किया कि वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। उसे बहुत तेज ठंड लग रहे थे। जब शाना ने ध्रुव का माथा छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। शाना तुरंत ध्रुव को अपनी गोद में उठाकर नीचे कमरे में ले गई और घर में रखी बुखार की दवा दी। उस रात तो ध्रुव चैन से सो गया, पर सुबह होते ही उसका बदन फिर से बुखार से तप रहा था। अगले दिन भी शाना ने ध्रुव को बुखार की दवा देकर सुला दिया, पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम हो चुकी थी, लेकिन ध्रुव के बुखार में कोई सुधार नहीं आया था। शाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ध्रुव को सीधा वो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मौसमी बुखार है हमारे पहलवान को। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, जल्दी आराम मिल जाएगा, डोंट वरी। डॉक्टर की बात सुनकर शाना को कुछ पल के लिए राहत मिली। वो दवाएं लेकर घर वापस आ गई। उसने सोचा कि माँ पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दे, पर वो 1 हफ्ते के लिए घूमने गए। अपने माँ बाप को इतनी सी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहते थे। पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन ध्रुव का बुखार कम नहीं हो रहा था। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो अब नींद में भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। कभी वो चीखता था तो कभी जोर जोर से रोने लगता था। रात के करीब 1 बजे ध्रुव का बुखार पूरी तरह से उतर गया। उसने जब आंखें खोली तो शाना उसके पैरों के पास ही सोई हुई थी। वो बिना अपनी दीदी को उठाए बिस्तर से नीचे उतरा ही था कि अचानक किसी ने ध्रुव का पैर पकड़कर उसे पलंग से नीचे घसीट लिया। पलंग से नीचे जाते ही ध्रुव भी चीखने लगा। वो दर्द से करहा रहा था, मगर उसकी चीख शाना तक पहुंच नहीं रहे थे, मानो जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। अगली सुबह जब शाना की नींद खुली तो ध्रुव को बिस्तर पर ना पाकर वो बेचैन हो गई। उसने तुरंत ही पूरा घर छान मारा, पर उसे ध्रुव का कहीं अता पता नहीं चला। उसका मन उदास हो गया, आंखें नम हो गईं। तभी उसे किसी के ठंड से ठिठुरने की आवाज़ आई। शाना ने सिसकियों का पीछा किया तो उसे पलंग के नीचे ध्रुव ठंड से ठिठुरता दिखा। शाना तुरंत ध्रुव को अपने गोद में उठाकर उसे गर्म कपड़ों से ढक देती है। शाना ने डांटते हुए कहा, तुम्हें नीचे क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब है, फिर भी तुम मेरी एक नहीं सुनते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ पापा को क्या जवाब देती, बोलो। शाना की बात सुनकर ध्रुव कुछ बड़बड़ाने लगा था, पर शाना ने उसे नज़रअंदाज कर उसकी बंद आंखों को खोला तो उसके होश उड़ गए। ध्रुव की आंखों में किसी बूढ़ी औरत का साया नजर आ रहा था, जिसकी उंगलियां
ध्रुव की आंखों से बाहर आ रहे थे। पर इससे पहले कि शाना पलंग से उतरकर किसी को मदद के लिए बुला पाती, पलंग हवा में उड़ने लगा और ध्रुव का शरीर बिस्तर पर ही अकड़ने लगा था, मानो जैसे कोई जानबूझकर एक एक कर ध्रुव के शरीर की हड्डियां तोड़ रहा हो। शाना भी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे। पर इतने दर्द में होने के बाद भी ध्रुव जोर जोर से हंस रहा था। ध्रुव की डरावनी हंसी देखकर शाना का खून सूखने लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव के साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी ध्रुव बिस्तर से उठकर हवा में अपनी दीदी शाना के सामने आ गया था। ध्रुव, जिसके शरीर पर उस साये का कब्जा था, चीखते हुए शाना से बोला, बुला उसको, वरना मैं तेरे भाई को अभी के अभी खत्म कर दूंगी। अपने भाई का ये रूप देख शाना रोने लगी और सिसकते हुए कहा, ध्रुव, ये तुमको क्या हो गया? होश में आओ ध्रुव। शाना डरते हुए ध्रुव को छूने जा रहे थे। तभी ध्रुव ने अपने हाथ से एक मांस का लोथड़ा नोचकर शाना की तरफ फेंका और कहा, बुलाती है या नहीं, वरना मैं इसी तरह तेरे भाई के टुकड़े करते जाऊंगी। ध्रुव का ये हाल देख शाना ने कहा, कौन हो तुम और किसे बुलाना चाहती हो? ध्रुव के अंदर छिपे उस काले साये ने कहा, बुला अपनी माँ को जिसने मेरा ये हाल किया, मुझे उससे बात करनी है। इतना कहते ही शाना और ध्रुव के माँ पापा वहां आ गए। ध्रुव की माँ कुमुद ने आते ही उस काले साये से कहा, अब तो क्या लेने आई है, सब कुछ तो तुझे दे दिया था। माँ के इतना कहते ही ध्रुव और पलंग पर बैठी शाना भी सभी झटके से नीचे आ गए। शाना रोती हुई अपने माँ के गले लग गई, लेकिन ध्रुव जमीन पर गिरा कांप रहा था। शाना ने माँ के गले लगकर सवालों की झड़ी लगा दी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये ध्रुव को क्या हो गया? कुछ तो बोलो माँ, वो ठीक हो जाएगा। पर शाना की माँ अभी भी खामोश थी। तब शाना के पिता प्रताप ने ध्रुव को संभालते हुए कहा, शायद सही वक्त आ चुका है, अब सबको सच बता दो। शाना ने कहा, कैसा सच माँ? अपने पापा को कहते सुन शाना का मन उथल पुथल हो गया था, पर उसकी माँ की खामोशी अभी भी टूटी नहीं थी। शाना के बहुत कहने पर भी उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन डॉक्टर ने घर पर आकर ध्रुव का इलाज किया। तब पता चला कि डॉक्टर ने ही ध्रुव के माँ पापा को ध्रुव के बारे में बताया था। ध्रुव की हालत अब पहले से ठीक हो गई थे। सब उसी की देख रेख में लगे थे और इसी चक्कर में कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। रात होते ही सबको डर सताने लगा था, पर इस बार शाना अकेली नहीं थे, उसके माँ पापा उसके साथ थे। रात के करीब 1 बज रहे थे और धीरे धीरे फिर से ध्रुव को बुखार आने लगा था। ठंड के मारे उसके शरीर ने कांपना शुरू कर दिया था। तभी शाना ने ध्रुव की पलकों को हटाया तो फिर से उसे उस बूढ़ी औरत का साया दिखा जो ध्रुव की आंखों से बाहर आना चाहती थी। पर इस बार शाना ने ध्रुव की आंखों से आंखें हटाई ही नहीं, बल्कि उन्हें बड़े गौर से देखने लगे। फिर अगले ही पल शाना के चारों ओर एक काला साया मंडराने लगा और देखते ही देखते शाना को भी ठंड लगने लगी। पर कुमुद समझ गई कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। कुमुद ने उस काले साए को ललकारते हुए कहा, छोड़ दे डायन, मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना
कुमुद की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे एक साथ हवा में उड़ने लगे थे। फिर बच्चों ने कुमुद को दोनों हाथों से पकड़कर उसका सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। कुमुद ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। दीवार पर सिर लगने की वजह से उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। वो अब बेहोश होने लगी थी। तभी कुमुद के पिता प्रताप ने कुमुद को कसकर पकड़ लिया। प्रताप ने कुमुद को बच्चों से छुड़ाकर अपनी गोद में छिपाते हुए कहा, बस करो माँ, कुमुद की कोई गलती नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कुमुद ने नहीं बल्कि मैंने किया था। फिर उसे क्यों तकलीफ दे रही हो? ध्रुव और शाना के शरीर को अपने वश में कर रखे उस बूढ़ी औरत के साये ने प्रताप से कहा, क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तूने किया था? तूने? पर तू तो मेरा खून था ना, इसकी तरह पराए घर से नहीं आया था। तुझे मैंने अपनी कोख से जन्मा था। ध्रुव और शाना के मुंह से ये सब एक साथ चल रहा था, मानो जैसे वो दोनों उस बूढ़ी डायन की जबान बोल रहे हों। प्रताप ने अपनी माँ के साये को जवाब दिया, नहीं करता तो तुम मेरा परिवार ही नहीं बसने देती। तुमने तो कसम खा ली थी मेरी कुमुद को मुझसे छीनने की, मेरे बच्चों को कोख में ही मारने की। इसलिए माँ, मैंने वो किया जो सही लगा। प्रताप की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत के साये ने ध्रुव और शाना के शरीर को काटना शुरू कर दिया था। इस बार उन दोनों का शरीर एक साथ अकड़ने लगा और दोनों की नाक और आंखों से खून बह रहा था, मानो कोई दुख में खून के आंसू रो रहा हो। ध्रुव और शाना दर्द में चीख रहे थे, जिसे सुनकर कुमुद और प्रताप की आंखें भी नम हो गईं। तभी प्रताप ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ के साय से भीख मांगी, माँ, अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो, क्यों मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद करने वापस आई हो? वो साया जो शाना के ऊपर ही मंडरा रहा था, उसने कहा, क्योंकि तूने ही मुझे उस दुनिया में भेजा जहां मैं अकेली हूं, एकदम अकेली। इसलिए मैं तेरे बच्चों को अपने साथ लिए जा रही हूं। अगर रोक सकता है तो रोक ले। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत के साये ने ध्रुव और शाना को गर्दन से पकड़कर उनकी हड्डी तोड़ने लगे। दोनों बच्चों को इतना दर्द हो रहा था कि उनकी आंख और नाक से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी कुमुद एक तस्वीर लिए उस साये के सामने आ गई, जिसे देख ध्रुव और शाना एकदम से नीचे आ गिरे और दर्द के मारे वो साया तड़पने और चीखने लगा था। साये ने चिल्लाकर कहा, हटाओ इस तस्वीर को मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हटाओ। वो जिस दिशा में जाता, कुमुद तस्वीर का मुंह उस दिशा में करके साये को तड़पाती रहती। उस साये का दर्द इस हद तक बढ़ चुका था कि वो हवा में ही वो कुमुद और प्रताप के शरीर से मांस का लोथड़ा नोचने लगी थे। पर प्रताप भी कुमुद के साथ डट कर खड़ा रहा। बहुत जद्दोजहद के बाद वो साया अपने आप ही शांत हो गया और बूढ़ी औरत का रूप लेकर सबके सामने खड़ा हो गया था। साये ने कहा, मैंने तो हमेशा शिद्दत से प्यार किया था, पर तू तो मेरा खून था। मेरा खून होकर मेरे साथ ऐसा करेगा, ये मैंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, और अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? आखिर क्यों? अपनी माँ की दर्द भरी बात सुनकर प्रताप बोला, माँ, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो भगवान भी नहीं कर सकता, लेकिन पापा के अत्याचार से बचने के लिए तुमने काले जादू का सहारा लिया, जिसमें तुम अंधी होती जा रहे थे।
प्रताप ने आगे बताया, माँ मुझे याद है तुम रात को 12 बजे शमशान घाट कच्चा मांस लेकर क्यों जाते थे, ताकि तुम एक डायन बन सको और काले जादू की मदद से पिताजी को हमेशा के लिए अपने वश में कर सको, जिससे रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं और हम लोग एक खुशहाल परिवार की तरह रह सकें। और ऐसा हो भी गया। प्रताप ने एक गहरी सांस ली। लेकिन माँ, तुम काले जादू के पीछे इतनी पागल हो गए थे कि तुम्हें लोगों के ऊपर काला जादू कर उन्हें वश करने में अच्छा लगने लगा। इस वजह से ही तुमने पहले गांव के जानवरों पर काला जादू कर उनकी बड़ी चलाई और उनका कच्चा मांस भी खाया। फिर धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। तुमने बड़ी चालाकी से गांव में अफवाह फैला दी कि यह काम डाकुओं का है या फिर किसी बाहरी आदमी का है। लेकिन मैं सब जानता था माँ। मैं जानता था कि उन बच्चों की बलि आपने ही दी है, आपने। इसलिए मैंने गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने आपके साथ वही किया जो आपके साथ होना चाहिए था। हाँ माँ, मैंने ही कुमुद को सब सच बताकर गांव के लोगों तक पहुंचाने को बोला था, जिन्होंने गुस्से में आकर आपको हमारे पुराने घर के साथ जिंदा जला दिया। एक बार फिर अपनी माँ को देख प्रताप की आंखें नम थी, पर कुमुद अपने बच्चों की जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकती थे। इसलिए उसने उस तस्वीर को उस साए के ऊपर ही फेंक दिया। वो तस्वीर प्रताप के पिता की थी, जिसका डर आज भी उसके माँ के दिल में बसता था, भले ही वो एक साया ही क्यों ना बन गई हो। साए पर तस्वीर गिरते ही वो साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और प्रताप का परिवार हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। शायद सच ही कहा जाता है, घरेलू हिंसा के दाग शरीर से तो मिट सकते हैं लेकिन आत्मा से कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रहे थे और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था, क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया, इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा, क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा, पहले 500 निकालो, फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा
और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठे हुए थे और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफी दूर था, तो वहां पहुंचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब जरा जल्दी कीजिएगा, मौसम खराब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे। जब उसने घर के दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर और जोर जोर से आवाज क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा, क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माताजी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नजर वहीं पास ही के सामने के दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था। दुर्गेश की बात सुन उन माताजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहां से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन? अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को? और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे? इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई।
वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहां पर आए हुए थे। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था। और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।